हाय। जय हिंद। कैसे हो? ठीक ठाक। तैयारी कैसे चल रही है? आई होप मस्त चल रही होगी। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरी लाइट। अगर आपने लाइट आपके दिमाग में नहीं आया, यानी कि आपने लाइट के बारे में बहुत कम जानते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट रिलेटेड टू द लाइट सब उड़ने लगेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है? ओके। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे और आप लाइट के PYQ, NDA के और CDS के आराम से उड़ाने वाले हो। ठीक है? जो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि NDA में 50 क्वेश्चन साइंस का आते हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन, या तो NDA में ज़्यादा भी हो सकते हैं लाइट के, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं, और CDS में भी 5 से 6 पूछता है। ठीक है? तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। ओके, सो चलो देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को, और साथ साथ इसके हम PYQ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो बस हमें ये पढ़ना है पहले। रिफ्लेक्शन क्या होता है? यानी कि परावर्तन हिंदी में कहा जाता है। यानी कि आप इसको इस बात से समझ सकते हो, यानी कि आपने गलती कर दिया कुछ। आपने मम्मी के पास गए, आप छोटे बच्चे हो, मम्मी के पास गए, मम्मी ने आपको मार दिया चाटा, अब टकराकर फिर वापस चले गए उसी की जगह पर तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ, यानी एक तरह से परावर्तन हुआ। तो सेम चीज़ें लाइट के साथ भी होता है। लाइट क्या होती है? इसकी मम्मी क्या है? मिरर है। तो मिरर पर जब टकराएगा तो ये टकरा कर वापस चला जाएगा, यानी मम्मी इसको मार दिया तो भाग गया बेचारा। ठीक है? तो ये रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि इंसिडेंट रे होता है, एक रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक है? आपतित कोण किरण होती है, परावर्तित किरण होती है। ठीक है? तो अब देखो, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, आपको सीरियस होता है कि जो आई होता है और आर होता है, ये आपस में बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ओके, सो बस आपको यही याद रखना है। ठीक है? अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे, जो कि आसानी से आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है? चलो देखो, जैसे दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका एग्जांपल है, जैसे आपने कभी ऐसा मजाक किया होगा अपने घर वालों या किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि आपने कोई ऐनक मिरर लिया और उसके आग पर सूरज की रोशनी को चमका दिया। ठीक है? तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। और जैसे अगर आपको कोई वस्तु दिखाई दे रही है, जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इधर से प्रकाश जा रहा है और इधर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, तो किस कारण देख रहे हो? बिकॉज ऑफ परावर्तन। ठीक है हिंदी वाले? समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। और जैसे अगर आप अपने स्कूल में जाकर किसी को देख पाते हो, तो बिकॉज ऑफ किस वजह से? परावर्तन। तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। और जैसे सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके NDA और CDS में पूछता है, और पूछा भी है, पेरिस्कोप से रिलेटेड। पेरिस्कोप पूछ देता है किस फिनोमेना पर काम करता है, तो किसका पर काम करेगा? रिफ्लेक्शन। अब ये काम कैसे करता है? ये कहाँ यूज होता है? सबमरीन्स होते हैं ना, हमारे जो नौसेना की पनडुब्बियाँ होती है, उसी के अंदर इसका यूज किया जाता है। बाहर जैसे कौन बार बार बाहर निकलेगा पनडुब्बी से, इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर मिरर की यूज, हम बाहर की वस्तुओं को अंदर देख सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या हो, जैसे यहाँ पर प्रकाश की लाइट, प्रकाश अंदर गया, और जैसे यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ, तो जैसे ये अंदर टकरा कर चला जाएगा, फिर हमारे आंखों तक, यानी जो बंदा उसके अंदर देख रहा है, बाहर देख रहा है, उसको पता चल जाएगा। तो ये किस कारण हुआ? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो हमारा अब देखते हैं इसके PY। देखो बहुत आसान है, पूछ देगा कि विच ऑन द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच अ सिंपल पेरिस्कोप, यानी पेरिस्कोप कौन से फिनोमिना पर काम करता है? अभी आपने पढ़ा, दिस इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ओके, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है? चलो अब आते हैं थोड़ा सा हमारे मिरर के बारे में। व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होते हैं? यानी कि ऐनक, जिसमें आप रोज देखते हो अपने आप को, फेयर लवली लगाते हो, सब कुछ करते हो। ठीक है? तो वही होता है मिरर। अब ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है प्लेन मिरर। ठीक है? समझ में आ रहा है? प्लेन मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो। ये कहाँ यूज होता है? ये जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों में, बाइक में, ट्रेन में भी होता है क्या? होता है। ठीक है? इसका भी यूज करते हैं, प्लेन मिरर का भी यूज किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ किया है? जो डॉक्टर होते हैं, डेंटल चेकअप वाले, वो करते हैं आपके अंदर के दांत देखने के लिए, कान वान देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कहाँ होता है? जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट, उसमें भी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। ठीक है? आपको इसके यूजेस से क्वेश्चन पूछता है। और ये कहाँ यूज करता है? कॉन्वेक्स मिरर का, एक जो निगरानी रखने वाला, यानी कि कोई शॉपिंग मॉल होगा तो वहाँ पर निगरानी, और कोई जैसे अपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो गाड़ियों की निगरानी रखने के लिए इसका सब यूज किया जाता है। और कोई जो रोड का किनारा होता है, यानी जहाँ पर रोड टर्न करती है, तो वहाँ पर भी ये लगा दिया जाता है कि इधर बंदा यहाँ पर देखकर यहाँ पर थोड़ा सी सेफ्टी कर सके। ठीक है? तो ये कुछ यूजेस होते हैं इसके मिरर के। तो हमें यूजेस नहीं पढ़ना, यूजेस पढ़ना भी है। ठीक है? इसके साथ साथ हम चीज़ और पढ़ेंगे। तो कॉनकेव मिरर, यानी कि ऐसा मिरर हम पढ़ेंगे
हाँ, कॉनकेव मिरर तो क्या होता है कि जो कोई ऐसा समझ सकते हो कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ हो, यानी अंदर घुसा हुआ हो, यानी जो परावर्तक सतह है वो अंदर धंसा हो, और उसे हम क्या कहेंगे कॉनकेव, यानी अवतल, और उत्तल मतलब उठा हुआ, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका क्या होगा, उठा हुआ होगा। ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है, क्योंकि अंदर हुए तो ये क्या करेगा, सब एक जगह फोकस करने का काम करेगा। ठीक है, इसका यूजेज भी पूछ देता है कभी कभी, तो ये अंदर घुसाने का काम सॉरी इसको ये एकत्रित करने का काम करता है, किसको, प्रकाश को। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट में, इसका हेडलाइट में। ठीक है, सारे लाइट ही लाइट। तो ये तो हो गया। अब देखो इसमें आपको पढ़ने वाली चीज़ क्या है मेन, आपने ये कोऑर्डिनेट तो पढ़ा होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट के इधर क्या होता है, सारा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। ओके, सो अगर हम कोऑर्डिनेट को यहाँ पर फॉर्म कर देते हैं, बना देते हैं, तो इधर सारा क्या होगा, सब नेगेटिव आएगा, और इधर सारा क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। इधर सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर इस यहाँ पर हम फॉर्म करते हैं। ठीक, इसका इधर सब क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ से ये पता लगा सकते हो कि जो एफ की वैल्यू होती है, जो फोकल लेंथ होती है, वो क्या होती है, किसकी, कॉनकेव मिरर की, हमेशा नेगेटिव होती है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, और जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा, ऑब्जेक्ट हम हमेशा इसी साइड में ही रखते हैं, इसीलिए क्या होता है, यू की वैल्यू भी हमेशा माइनस में ही ली जाती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, सेम, यू की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, और इसमें एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, और आर की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, और यूथ हमेशा सबके लिए माइनस, ये यूनिवर्सल है बेचारा आ रहा है समझ में ना, तो वीडियो को लाइक करो। चलो आगे देखते हैं। सो अब देखो इसके 7 कंडीशन है, यानी कि 7 ऐसे ऐसे कंडीशन है किसके, कॉनकेव के। ठीक है, कॉनकेव्स के साथ में 6 ऐसे कंडीशन है जिस पर वो इमेज फॉर्म करता है, यानी कि ऐसे ऐसे 6 इसके क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन है जिस पर ये काम करना चाहता है, नहीं तो नहीं करता बेचारा, बहुत बदमाश है। कौन, कॉनकेव बेचारा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे, बिकॉज ऑफ दिस चार्ट। अब इस चार्ट को देखना, और मन करे तो खा भी लेना चार्ट की नहीं, चार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ना, यानी जो ये पूरा चार्ट बना है। ठीक है, अब देखो जो ये आपको मेन चीज़ क्या याद करना है, अब इस सी को याद रखना। सी जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो चलो एक बार पहले जान लेते हैं। यानी देखो यहाँ पर एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, हम इनफिनिट रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, वो फोकस से फॉर्म होता है। और फिर हमने फोकस के बाद जो इन्फिनिट से हमने वस्तु को कहाँ थोड़ा सा और नज़दीक लेकर आए, जैसे जैसे हम नज़दीक लेकर आएंगे तो जो इमेज होगा वो क्या होगा, मिरर से दूर भागता जाएगा। इसीलिए आपने देखा जैसे ही हमने इन्फिनिट पर रखा था इसका इमेज फोकस से फॉर्म होता है, फिर हमने थोड़ा सा नज़दीक लेकर आए, जैसे नज़दीक लेकर आएगा उसका इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, एफ और सी के बीच में हुआ। अब फिर हमने सी पर लेकर आ गया तो सी पर बना था, सी पर आ गया। यानी कि आप यहाँ से समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम वस्तु को नज़दीक लेकर आ रहे हैं तो उसका इमेज भी क्या हो रहा है, मिरर से दूर भाग रहा है। और आपको ये याद रखना, जो सी कंडीशन ये यहाँ पर बराबर इमेज फॉर्म होता है, यानी कि उसी के साइज का होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके पहले वाले सब छोटे बनते हैं और इसके बाद वाले दोनों बड़े बनते हैं। ये सबसे अलग कंडीशन बेचारा ये फूफा जी है, सबसे अलग बैठता रहता है। ठीक है, सारे कंडीशन ही इसके अलग है, इसके ढाल चाल सब कुछ अलग है, बिकॉज ऑफ दिस इज फूफा जी ओके, देखो तो इसके चार्ट पर हम एक समझते हैं, आसानी समझ आओ, बहुत आसान कि इन्फिनिट पर रखा जाएगा, यानी कि वस्तु को अगर हम इन्फिनिट पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो फोकस फॉर्म होता है। कैसा होता है, बहुत छोटा और पॉइंट साइज का होगा। और ये आप याद रखना, इसका हमेशा इमेज रियल यानी कि वास्तविक इमेज और उल्टा इमेज ही फॉर्म होता है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। और 6 ये 5 कंडीशन, बाकी ये अलग कंडीशन सबसे है बेचारा। ठीक है, और देखो सी पर क्या हुआ, सेम साइज का हुआ, फिर सी के बाद क्या है, दोनों बड़े और ऊपर के दोनों छोटे, यानी ऊपर वाले छोटे नीचे वाले बड़े। ठीक है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। और जैसे ये एफ है तो यहाँ पर देखो ये सी वाला यहाँ पर, तो सी वाला यहाँ पर, समझ में आ रहा है। आप इसके थ्रू याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में छूटेंगे भी नहीं। ठीक है, चलो अब सबसे लास्ट वाला कंडीशन देख लो। इसका कंडीशन क्या है, अगर वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा है तो कहाँ पर बनता है, एंड्राइड साइज, यानी बड़ा साइज का होगा। कैसा होगा, सीधा होता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा, लेकिन सब में क्या हो रहा था, उल्टा और वास्तविक बन रहा था। ठीक है, तो ये सबसे अलग कंडीशन। और उसी तरह से कॉन्वेक्स का भी एक पॉइंट है, आप इसको याद है, हमेशा हमेशा इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनता है। यानी कि ये जो बच्चा है ना, इसके जो कंडीशन है कब का काम करता है, तो सारे कंडीशन इसके सब एक ही हैं। ठीक है, वो कैसा कंडीशन का नाम वर्चुअल और इरेक्ट होता है, यानी कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। और कैसा होता है, हमेशा स्मॉल साइज का होगा। ठीक है, और इसका एक कंडीशन आप जान लो, इन्फिनिट पर रखा जाएगा तो फोकस से बनता है और बहुत छोटा पॉइंट साइज का होगा। ठीक, आप इस कंडीशन में याद रखना। ऊपर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो इसका इमेज हमेशा कहाँ पर, जब भी कोई कितनी दूरी पर हमने वस्तु को रख दिया, कितनी भी दूरी पर वस्तु को रख दिया, ठीक है, तो कहाँ बनता है उसका इमेज, हमेशा पी
और एफ के बीच में बनता है। कैसा होता है? स्मॉल साइज में होगा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन थे। और अब देखो इसको क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो देखो कह रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमने बताया कि कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। उल्टा बनाता है? नहीं बनाता, हमेशा सीधा ही बनाता है। ठीक है, नहीं तो देख लो, देखो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बच्चा ये हमेशा सीधा बच्चा है, बिकॉज ऑफ ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, और बाकी तो सब गलत ही होंगे ना, क्यों पढ़ने जाए, मेहनत क्यों करें वैसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मन करे तो, लेकिन इसका ऑप्शन कहीं सही हो, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और अब पूछ रहा है, अच्छा प्लेन मिरर भी जान लेते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है? देखो प्लेन मिरर में आप चीज़ ये जान लो कि जो प्लेन मिरर होता है, इन जो जिसमें आप रोज़ तैयार होते हो, अपने आप को देखते हो, हीरो बनने की कोशिश करते हो, तो उसी मिरर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में ये बताया गया है कि जो बताया क्या, ये ऐसा होता ही है। ठीक है, कौन बता देगा? तो जैसे ये डिस्टेंस हमने कोई आप खड़े हो गए, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने 10 मीटर की दूरी पर, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 1 मीटर की दूरी पर आप खड़े होंगे। ठीक है, तो जो इसका इमेज होगा उसी के अंदर, किसके अंदर? तुम्हारे अंदर नहीं, मिरर के अंदर। मिरर के अंदर क्या होता है? 1 मीटर की दूरी पर ही बनता है। ठीक है, और जब इसका डिस्टेंस सेम होंगे, v और u सेम होगा, तो उसका इमेज का जो साइज होगा वो भी सेम होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो ये इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा इमेज बनता है। ठीक है, यानी कि इरेक्ट टाइप का होता है, इरेक्ट होता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ओके, सो करें अपना क्वेश्चन? ओके, कर लेते हैं, तुरंत करेंगे। ओके, सो देखो अब दिया कौन सा स्टेटमेंट करेंट है, तो फोकस लेंथ आप प्लेन मिरर 0, फोकल लेंथ 0 होती है शायद, नहीं। करेक्ट द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, शायद देखते हैं। करेक्ट इमेज इज वर्चुअल, हाँ वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है सीधा और लिटरली इन्वर्टेड, और थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है। क्या ऐसा भी होता है क्या? पासर्वित उल्टा भी होता है कभी कभी शायद। और इसका फोकल लेंथ 2 से नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका 0 नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? सो अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आप पढ़ कर आसानी से सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर सकते हो आसानी से। ठीक है, क्या कह रहा है कि कॉनकेव मिरर के बारे में, हाँ इसको जान लेते हैं। कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल फोकस यानी एफ और पी के बीच में रखा है तो कौन सा कंडीशन ऐसा है कि सही नहीं है। ठीक है, तो इमेज क्या होगा, यानी सबसे लास्ट वाला कंडीशन, यानी सबसे लास्ट वाला कंडीशन है कौन सा? ये वाला। तो कैसा इमेज बनता है? सबसे लास्ट वाला कंडीशन है ये वाला। तो कैसा इमेज? बड़ा साइज का होगा और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो देख लो, आया है ना, आसान है। आसान किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? तो क्या होगा? ये वर्चुअल साइज का होगा। ठीक है, ये वर्चुअल होगा, सही है बात। सही पूछ रहा है, नहीं होगा, नॉट वाला यानी जो सही नहीं होगा वही बताना है। और ये क्या होगा? एनराल साइज का होगा, मैग्नीफाइड होगा, यानी बड़ा होगा। हाँ सही है, ये भी सही कर रहा है। अब क्या कहते हैं? इमेज विल फॉर्म द नहीं, इन्फिनिट पर नहीं फॉर्म होता, कहाँ बनता है? बस दर्पण के पीछे बनता है। और ठीक है, और ये सीधा होगा, तो कौन सा गलती है? ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन सही होगा। यानी कि स्टेटमेंट तो गलती है, लेकिन ये ऑप्शन पूछ रहे हैं नॉट वाला, तो ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देखो ऐसे ही एनडीए घुमाता है आपका यूपीएससी, इसीलिए घुमाता है क्योंकि ये नॉट देकर सब फंसा देता है। ठीक है, आप कभी कभी देखते भी नहीं हो, आराम से खत्म कर देते हो। ये आसान क्वेश्चन है, बराबर r/2, f बराबर r/2 या f बराबर, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि r की वैल्यू दे दिया और पूछ देगा f क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में अभी मैंने बता दिया क्या होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, उसी आकार का होता है, यानी कि ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ऐसे चुटकियों उड़ाओगे। ठीक है, हाँ अब इसको थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है। करेक्ट स्फेरिकल मिरर है, जो स्फेरिकल मिरर का फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है स्फेरिकल मिरर का फार्मूला। अब करेक्ट जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है और डिस्टेंस ऑफ इमेज v है और फोकल लेंथ f है, तो कह रहा है कि इसको प्लेन मिरर में कब अप्लाइड किया जा सकता है। देखो इसका अगर हम बात करें कि अगर इसका फोकल लेंथ इन्फिनिट हो, यानी f की वैल्यू इन्फिनिट हो, अनंत हो, फोकल लेंथ 0 हो, डिस्टेंस ऑफ गोज टू 0, इन्फिनिट हो, नहीं देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, देखो क्या करता है, देखो क्या कर, हमें किसका बनाना है? समतल दर्पण के लिए बनाना है। कब अप्लाई हो सकता है? तो देखो हमें ऐसा कंडीशन को अप्लाई करना है जिस पर इसकी कोई भी वैल्यू अनंत ना हो, इन्फिनिट ना हो। अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो 0 1/0 क्या होता है? इन्फिनिट हो जाता है। तो एक कंडीशन है, यानी कि 0 वाले तो पहले एलिमिनेट करते हैं, यानी कि बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकते। अब इन दोनों में हमें बताना है। ठीक है, तो कब हो सकता है ऐसा? अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला पहले देख लेते हैं, डी वाला। द इमेज गोज टू इन्फिनिट, यानी कि द डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज क्या होती है? डिस्टेंस v होती है। अगर v का वैल्यू इन्फिनिट करते हैं, अगर इसकी इन्फिनिट करती है पूरी 0 हो गई, यानी कि 1/f के बराबर 1/v,
होती है क्या ऐसा कुछ? यानी कि एफ की वैल्यू, यानी कि जो प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो कभी यू के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन होगा? यही वाला। क्यों होगा? क्योंकि इसका अगर इन्फिनिट करते हैं तो क्या होता है, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगर सॉरी, एक बार थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं। यही कह रहा था ना, अगर f की वैल्यू को हम इन्फिनिट करते हैं तो फार्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था। अगर इसको इन्फिनिट करते हैं तो पूरा जीरो हो गया, यानी कि 1/v बराबर क्या होगा, -1/u। ठीक है, तो v के बराबर क्या होगा, -u के बराबर होगा। यानी कि v और u कहा होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। कौन सी मिरर में? समतल दर्पण में। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? ओके, सो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? यानी अपवर्तन। और रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, मम्मी आपको मारकर भगा दे रही थी। अब क्या किया आपने, कुछ ट्रिक लगा दिया। ठीक है, आपने कुछ ऐसा काम किया कि आपने गलती भी किया, मम्मी के पास भी आए, मम्मी को आपने इम्प्रेस कर लिया। ठीक है, यानी कि अब आपकी मम्मी आपको मारेगी नहीं। ठीक है, आपने मम्मी को अच्छी अच्छी बातें बताकर मम्मी को मना लिया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जो लाइट टकरा कर जा रही थी, टकरा कर वापस आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, आप मम्मी के साथ चले गए। ठीक है, यही है हमारा रिफ्रैक्शन। यानी कि जब भी कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन चले गया इधर। तो इस पूरी फिनोमिना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कब काम करता है, जब इसका मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज होगा तभी ऐसा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो इसका मीडियम चेंज नहीं होता, सीधा बेचारा चल रहा है लाइट, लेकिन जैसे इसका मीडियम ने चेंज किया, भटक गया बेचारा, बहुत भटकीला आदमी है। ठीक है, आप नहीं भटकना किसी भी चीज़ में। ओके, समझ रहे हो ना, किसी और इशारा कर रहे हैं। ओके, सो अब देखो क्या होता है डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। देखो जब भी डेंसर मीडियम में जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, यानी कि वाटर से एयर में जाए, यानी कि डेंसर यानी घना, ये सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है। ठीक है, हिंदी वाले। तो सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में कोई भी लाइट रे मूव करती है तो क्या होता है, वो अपने पाथ से डेविएट होगी। और किधर डेविएट होगी, वो नॉर्मल से दूर भागेगी, दूर भागेगी, दूर भागेगी। क्यों भागेगी? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। मतलब देखो, जब भी कोई भी लाइट रे अगर डेंस मीडियम में मूव कर रही है तो क्या होगा, उसकी स्पीड उसमें स्लो होती है। तो जैसे ही अब वो क्या, वो रेयरर मीडियम में आई, यानी कि उधर भीड़ भाड़ कम है, तो चली जाएगी आसानी से। यानी कि अगर कोई गली है, ठीक है, ये गली है, इसमें ज़्यादा लोग हैं तो लाइट आपको चलने में क्या होगी, थोड़ी सी स्लो चलोगे। अगर कोई गली खाली है तो अब क्या होगा, तेज़ी से भागोगे। ठीक है, तो वही चीज़ें होती है, जब इसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोई भी डेंसर मीडियम होगा, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होती है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर कम हो जाती है, यानी कि स्लो चलती है। और जो रेयर मीडियम होगा उसके अंदर भीड़ भाड़ नहीं है, यानी कि उसके अंदर डेंसिटी उसकी कम है, तो क्या होगा, वो आराम से तेज़ी से निकलती है। और तेज़ी से निकलती है तो क्या होती है, वो दूर हट जाती है। कब? जब भी वो वाटर से यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगी तब। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं? और ठीक इसी का उल्टा होता है कि अगर कोई वस्तु रेयर से डेंसर में जाएगी, जब कोई वस्तु रेयर से डेंस, सॉरी वस्तु नहीं, लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट, वस्तु नहीं होता, रे ऑफ लाइट, जब कोई रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर आ जाती है। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो झुक गई। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। ओके, समझ रहे हो? सो और एक चीज़ और, क्रांतिक स्थिति यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जब भी देखो ये प्रकाश की लाइट जा रही थी, डेविएट तो हो रही थी, ठीक है, लेकिन ऐसा एक कंडीशन आया कि ऐसा एक एंगल आया कि जब वो बाहर नहीं निकली, उसी के जो सरफेस है, जो सरफेस है दोनों मीडियम के बीच का, उसी पर वो चलने लगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल कंडीशन। यानी कि ऐसा कंडीशन है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, ठीक है, कि जहाँ पर इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये बेचारा इधर चला गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक स्थिति या क्रांतिक कोण। इसके बीच में कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जो स्थिति बन रही है इसी को हम क्रांतिक स्थिति कहते हैं। और यहाँ तक तो सही है, लेकिन हमने सोचा कि अब इसके एंगल को थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए। जब से हमने एंगल को चेंज किया, अब तो ये बेचारा बाहर ना जाकर इसी के अंदर ट्रैप हो गया, यानी किसी के अंदर चलने लगा। तो इसको फिलोमिना को हम क्या कहते हैं, TIR, टिर। व्हाट इज टिर? टिर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हिंदी वाले, तो यही है। अब देखो, चलो अब देखो इसको एग्जाम्पल तो समझते हैं। एग्जाम्पल क्या, देख लो। देखो जहाँ पर लाइट को जाना चाहिए था बाहर, लेकिन बेचारा इसी के अंदर ट्रैप हो गई। तो इस पूरी फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, टिर कहेंगे। टिर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है। अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल आप देखे होंगे पहले कि जो नीचे ये प्रकाश तो इधर थी, अब यहाँ पर प्रकाश तो उससे सीधा जाता है, तो इसको इधर इधर कैसे आ गई ये सब लाइट? तो बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लागू होने के लिए दो कंडीशन होते हैं। क्या होना चाहिए कि जो लाइट होगी उसको, यानी कि डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, यानी कि डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो
इसको क्या करना चाहिए था, उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के उसको डेंसर से रेयर यानी कि सघन से विरल में जाना चाहिए। और क्या होगा कि जो उसका क्रिटिकल जो उसका आपतन कोण है यानी कि इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके यूजेज होते हैं, जैसे कहाँ कहाँ यूजेज होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसके अंदर ही होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी जिससे हमारा इंटरनेट चलता है उसी के थ्रू, उसी में क्या होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल थ्रू समझना चाहो, आपने कोई यूएस का वीडियो देखा, अमेरिका में कोई यूट्यूब चैनल है उसका वीडियो देखा, तो उसका डाटा कहाँ स्टोर होगा, अमेरिका की कंपनी यूट्यूब है तो यूट्यूब के डाटा सारा डाटा स्टोर कहाँ पर होगा, अमेरिका में होगा। तो अमेरिका से डाटा कैसे आपके फ़ोन तक ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी देशों के बीच में ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई है, तो जो भी आप डिमांड करते हो तो उधर से वो भेज देता है, ठीक है, ऐसा ये सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी किस काम से काम कर रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ शायद साल 2 साल हुए कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया गया है, यानी कि चेन्नई से स्टार्ट करके ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया गया है, ठीक है। अब वहाँ भी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। हाँ, अब इतना चीज़ें तो आपने जान लिया एक चीज़ और जान लो कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्या होता है। जैसे रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तभी ये रिफ्रैक्शन की फिनोमेना काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वो भी क्या है, एक तरह से डेंसर मीडियम है, ठीक है। यानी कि लाइट रे इधर से आई, ओके, अब क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम तो हुआ, ठीक है, डेंसर मीडियम तो हुआ। अब जैसे इसके अंदर आई, अब क्या होगा, वो डेविएट होगी, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। किस वजह से हुआ, किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए इसको क्या कहा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब इसका एप्लीकेशंस क्या है, जैसे जो हमें सूरज दिखाई देता है ना, सूरज, ये सूरज भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं ना, क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो है नहीं, इसका वो इसका यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है, जो सूरज होता है वो दिखाई देता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो सूरज होता है वो 2 मिनट हमें पहले ही दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि देखो उसकी ट्रू पोजीशन यहाँ पर है। अब वो, और हम कितना कहाँ देख रहे हैं उसको, सीधा हम देख रहे हैं, उसको हम सीधा होरिजन के द्वारा देख रहे हैं, होरिजन पर देख रहे हैं, लेकिन जो हम रियल पोजीशन क्या हो, नीचे। क्यों ऐसा हो कि जो प्रकाश की लाइट थी उसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो टकरा कर हमारी आंखों तक, यानी कि जो रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों तक पहुंच गई। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमें 2 मिनट सूरज पहले दिखाई देता है, और डूबता भी क्या है, 2 मिनट बाद ही डूबता है, ठीक है, ओके, 2 मिनट पहले डूब जाता है, ठीक है। तो ये काम करता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब एक चीज़ और होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में, जो ट्विंकल ऑफ स्टार यानी जो टिमटिमाते हैं तारे, वो किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। कैसे, देखो, जैसे मान लेते हैं तारे, जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है। जो तारे होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, कई लाइट ईयर की दूरी, हजारों लाखों लाइट ईयर की दूरी पर होते हैं। तो जैसे ही हमारे आंखों तक पहुंचना है उसको, प्रकाश को, तो ये चला है बहुत साल पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ आते आते कमज़ोर हो जाता है। कैसे कमज़ोर हो जाता है, जैसे समझो, एक बंदा है, दिल्ली से वाराणसी जाना है, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी जाना है, ठीक है। इसको अब इसके बीच की दूरी है लगभग कितना, 700-800 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है, 700 किलोमीटर दूर है। अब कहेंगे तुम्हें ना कोई साधन दिया जाएगा, तुमको बस पैदल ही चलना है, ठीक है। अब क्या होगा, वाराणसी पहुँचते पहुँचते क्या होगा, ये पूरी तरह से यहाँ तो खूब फिट फाट एकदम अच्छे से तैयार होकर चलेगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी एनर्जी पूरी लो, यानी कि कभी बैठेगा फिर चलेगा, फिर बैठेगा फिर चलेगा, फिर बैठेगा चलेगा, इस तरह से वो चलता रहता है। तो सेम चीज़ें जो स्टार की लाइट होती है उसी के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे सूरज जो स्टार्स होते हैं उसके तार प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुँच रहा है, ठीक है। अब क्या उतने दूर से आ रहा है, बेचारा कमज़ोर तो हो जाएगा, यानी कि उसके वेवलेंथ में चेंजेज आने लगेंगे, और जब वेवलेंथ में चेंजेज आएंगे तो कभी तेज़ दिखाई देगा, कभी ज़्यादा दिखाई देगा। और जैसे ही यहाँ तक तो ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही अंदर पहुँचा, अब क्या हुआ, वो और उसको अप डाउन करने लगता है। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे प्लैनेट है, जो हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट है, वो ऐसा नहीं करते। वो टिमटिमाते नहीं, ट्विंकल नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, वो नज़दीक से ही चले हैं, ठीक है, तो आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो प्लैनेट होते हैं वो नहीं टिमटिमाते, और जो हमारे तारे से जो प्रकाश आता है, जो अदर जो स्टार्स हैं वहाँ से प्रकाश आते हैं, वहाँ से वो आते हैं तो टिमटिमा जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो, अब देखो डिस्पर्सन कितना है यार, पढ़ें और पढ़ते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है, वर्ड विक्षेपण, यानी वर्ड मतलब कलर, विक्षेपण मतलब बट जाना, यानी कि यहाँ पर कलरों का बंटवारा ठीक है, यानी कि बंटवारा किस टाइप का, कलर का बंटवारा कब होता है, ये देखो प्रिज्म है, बड़ा महंगा है, आपने इसको फिजिक्स की लैब से गायब तो किया ही होगा किसी न किसी ने, जिसने गायब किया है मैं उस चोर को जानना चाहता हूँ, प्लीज़ डू कमेंट, ओके। जो चोर है ना, जो चुराए हैं वो कमेंट करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा।
वाइट लाइट क्या होती है, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, उसका क्रम क्या होता है VIB, अभी पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, क्यों लिखना है, ठीक है। तो जैसे ये इसके अंदर गई, अब क्या हुआ, ये फैल गई, ठीक है, यानी कि कई सारे कलर में फैल गई। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे प्रिज्म के अंदर गई वो अपने रंग दिखा दिया यानी कि जैसे ही वो घर के अंदर घुसी अपने रंग दिखाने स्टार्ट किए। जैसे स्टार्टिंग में कोई बहू आती है ना घर में, बहू आती है तो शुरुआत में शांत रहती है, जैसे ही घर के अंदर कुछ दिन बीता, यानी कुछ टाइम तक चला, वो अपने रंग दिखाना स्टार्ट करती है, ठीक है ऐसा ही होता है ना। तो वैसे ही हमारे ये प्रकाश के साथ भी होता है। तो जैसे ये प्रकाश की लाइट, यानी कि सॉरी, जो प्रकाश है वो उसके अंदर गया, प्रिज्म के अंदर, वो क्या करेगा, अब वो 7 कलर में डेविएट होगा। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हुआ, ठीक है। रेड कलर सबसे कम डेविएट, क्योंकि देखो इसके बीच में एंगल, जाना चाहिए था प्रकाश को इधर, लेकिन ये इधर थोड़ा सा कम डेविएट होगा, ऑरेंज ज़्यादा हुआ, फिर इससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, यानी सबसे मोस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है, वायलेट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेचारा कमज़ोर है कमज़ोर किस टाइप का, इसका वेवलेंथ सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको कोई विचलित नहीं कर पाया, यानी कि किया बट कम हुआ, ठीक है। इस क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास वेवलेंथ ज़्यादा थी, यानी कि हाई वेवलेंथ शो करता है, कौन, रेड, इसीलिए इसको सिग्नल में यूज किया जाता है, ठीक है। और वायलेट क्या होता है, बेचारा सबसे कमज़ोर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और जान लो, जिसका जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो वायलेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, रेड का क्या होगा, सबसे कम अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो आप इसका जो इसका क्रम है उसको याद, सीरीज को याद है, VIBGYOR, ठीक है। आप इस जो सीरीज है इसका वो याद रखोगे, समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को चलते हैं। नहीं, इसके पीछे एक चीज़ एक और, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना, यानी कि आपकी लाइफ में कोई आया, आपको बिखेर कर चला गया, ठीक है। अगर आप भी बिखर जाते हो ऐसे ही किसी के आने से, तो ना करो यार, अच्छी नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं, तो स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होता है, कलर अच्छा नहीं है, नहीं, काला से लिखेंगे आज, ब्लैक, ब्लैक कलर। तो स्कैटरिंग क्या होता है, फैल जाना, यानी कि बिखर जाना, हिंदी में इसको प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, गहरा पानी वो हरा दिखाई देता है, ये सब किस कारण होता है, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग होता है क्या, देखो जैसे सबसे कमजोर आदमी कौन था सबसे कमजोर कौन था, वायलेट था ना, और सबसे पावरफुल कौन था, रेड था। तो बताओ अगर मारना है तो आप किसको मारना चाहोगे, अगर दोनों को मारने से सेम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप मारना किसको चाहोगे, वायलेट को, क्योंकि बेचारा कमजोर है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी, इसको जो हवा में पार्टिकल होते हैं वही इसको मार देते हैं, बेचारा वायलेट खत्म हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है, ठीक है। कैसे, देखो जैसे ये प्रकाश की किरण अंदर आई, ओके, अंदर तो आई, अच्छा है। अब जैसे इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, हवा में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या हो, जैसे ये टकराया तो ये बिखर गया, कौन, हमारा वायलेट कलर बिखर गया, लेकिन रेड कलर क्या हुआ, लाट तक पहुंचा, हमारी अर्थ तक, यानी जो पावरफुल होगा वो स्कैटर कम होगा, जो कम पावरफुल होगा वो ज़्यादा स्कैटर होगा। इसीलिए जो हमारा सन होता है वो सनसेट के टाइम क्या होता है, दिखाई देता है लाल, ठीक है। और जैसे और क्या होता है, जो गहरा पानी होता है वो हरा दिखाई देता है, और जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है, जो हमारे बादल है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। सो अब देखो, जैसे ये है एक डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं। जैसे ये पानी था, क्लियर पानी था, इसमें हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया, अब क्या होगा, इसमें दूध के पार्टिकल इसके अंदर फैल गए हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा हो गए। अब जैसे हमने इधर से वाइट लाइट जलाया, अब क्या हुआ, इधर से पहुँचते पहुँचते इधर देखो रेड दिखाई दे रहा है, आप इधर सूरज भगवान को देख रहे यानी कि हमने पानी में ही सूरज को बना दिया, ठीक है, कितना आसान है। तो यही है साइंस, साइंस यही है, यानी कि स्कैटरिंग यही होता है कि यहाँ पर कौन सा पहुँचा, रेड और ऑरेंज ही पहुँचा ना, बाकी सब क्या हो गए, मर गए, खत्म हो गए। कौन कौन सा, यानी जो वायलेट हुआ, इंडिगो हुआ, ग्रीन हुआ, ऑरेंज, ऑरेंज तो पहुँचा है ना, और कौन सा आसमानी हुआ, ये सब क्या हुआ, सब खत्म हो गए, क्योंकि बेचारे कमजोर थे। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था, रेड और ऑरेंज थे, इसीलिए पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए सिग्नलिंग में यूज करते हैं इसका। तो स्कैटरिंग ये सिंपल फिनोमेना होते हैं। अब इसको क्वेश्चन करते हैं, तो ट्विंकल ऑफ स्टार किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्राइमरी रेफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, चमकते हैं, लेकिन ग्रह हमारे जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कह रहा है कि द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, और कह रहा है कि कौन सा लिस्ट डेविएटेड होगा, सबसे कम डेविएशन किसका होगा। तो बताओ सबसे पावरफुल आदमी कौन है,
लाल रंग, तो लाल रंग कम डेविएशन होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जो सनराइज होता है वो शॉर्ट टाइम पहले पहले क्यों दिखाई देता है, कुछ टाइम पहले, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक मत कर दो, ठीक है। चलो, तो ये भी है। अब देखो जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जो रे ऑफ लाइट है वो तो मूव करती है सीधा, ठीक है, मूव करती है, बट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल ये जिगजैग पोजीशन में मूव करती है, ठीक है। तो ये क्यों करती है ऐसा, इसका रीजन क्या है, तो पढ़ते हैं। होल्स थ्रू द फाइबर इज एक्सट्रीमली फाइन, ये कोई तुक नहीं बनता है, ऐसा नहीं है। कह रहे कि लाइट रे आर ऑब्जेक्ट एंट्री एंड रिवील एट द एक्सटेंडेड फायर, क्या क्या बोल रहे हैं बे। स्कैटरिंग होता है उसके अंदर, नहीं होता, फैलता कहाँ है, उसी के अंदर। अगर फैलता तो आपने अगर इंटरनेट हम चलाते हैं तो अगर मान लेते हैं फैल जाता, यानी कि कुछ उसमें डाटा लॉसेस हो जाते, ठीक है। तो अगर डाटा लॉसेस हो जाते तो आपने ऐश्वर्या राय का फ़ोटो मंगाया था, ठीक है, आपने मंगाया फ़ोटो मानसी जी का, ठीक है। तो पहुँचा किसका, यानी कि किसी और का पहुँच गया, यानी किसी भूतनी का पहुँच गया, ठीक है। तो अगर डेटा लॉसेस होंगे तो क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही यहाँ पर काम। डेटा लॉसेस होंगे तो वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं हो पाएगा, अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, तो हम अच्छे से इंटरनेट भी नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये हुआ। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप इसको आसानी, हाँ इसको देखिए थोड़ा सा है। देखो क्या होता है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो डेविएट होती है, अपने पाथ से पक्का डेविएट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कह रहा है कि एक लाइट रे पास कर रही है किसी प्रिज्म से पास कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, कौन सा करेक्ट फिगर है, तो देखो यहाँ पर लाइट रे डेविएट आए सीधा, तो यहाँ पर डेविएट हुई, फिर डेविएट हुई, हाँ तो ये सही है। अगला देखते हैं, ये पूरे सीधा, यानी कि देखो यहाँ पर आने के बाद इसको डेविएट होना चाहिए, लेकिन डेविएट नहीं हुई, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो इसको आकर डेविएट होना चाहिए था, लेकिन डेविएट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर आकर डेविएट तो हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर डेविएशन होना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 टाइम डेविएशन, यानी 2 टाइम्स यहाँ पर डेविएशन शो करना चाहिए था लाइट को, तो यहाँ पर ये नहीं करा, तो तीनों ऑप्शन इज गलती और दिस वन इज सही, ठीक है। चलो, ऐसे क्वेश्चन आसान आसान है, हाँ इसको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। हाँ तो पहले इसको समझ लेते हैं। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, देखो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, सी बाई बी, यानी कि हम जब स्पीड ऑफ लाइट से और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को हम जिस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, उस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट से हम भाग देते हैं, जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट उससे भाग देते हैं, तो क्या होता है, हम उसको जो वैल्यू मिलती है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, यानी कि स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा का मतलब वो डेंसर है, ठीक है, वो डेंसर मीडियम है। जब डेंसर मीडियम हुआ तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जीरो नहीं कम होगी, ठीक है। अब देखो जैसे अगर हम बात करें, अगर एन की वैल्यू दिया है 1 और एन की वैल्यू दिया है 2, तो बताओ इसमें से किस में अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, तो एन जिसका वैल्यू 1 है, क्योंकि इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, यानी अपवर्तनांक कम था, इसी वजह से इसका ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो यहीं पर हम समझ लेते हैं, तो यानी कि एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीनिंग, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, वो इक्वेशन क्या होगा कि हम n1 अपान n2 बराबर हम लिख सकते हैं v2 अपान v1। क्यों हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा n था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था v के, यानी कि अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 आएगा, तो यहाँ पर जब हम इसको लिखना चाहेगा n2 बटा n1 लिखेंगे, n1 बटा n2, तो v2 ऊपर चला गया, ये वाला ऊपर जाएगा, तो सेम चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मान दिया किसका, तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम, यानी कि n2 अपान n1 का मान दिया है, n2 अपान n1 का मान दिया कितना, 1.5 दिया, ठीक है, 1.5 दिया। तो अब ये बता सकते हो कि अगर n2 अपान n1 ये दिया है, तो हम v1 अपान v2 क्या होगा, v1 अपान v2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n2 अपान n1 लिख सकते हैं, और इसका मान दे दिया है, यानी कि v1 अपान v2 के बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी कि 1.5 हम लिख सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं v1 बराबर 1.5 v2, ठीक है। अब देख लो इसका ऑप्शन कहीं v1 का मान v2 का 5 गुना, यानी कि v1 इज 1.5 टाइम v2, यानी कि v1 क्या है, 1.5 गुना है v2 का, सही कर रहे हैं, नहीं यार ये सही नहीं है, कौन सा सही है, v2 इज 1.5 ऑफ v1, यानी कि इसका गुना है, यानी कि v1 किसके बराबर, 1.5 गुना है v2 के, ठीक है। तो यही सही होगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अब इसको अपने से कर लेना, ठीक है। क्यों सूरज क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। स्कैटरिंग, ऐसे क्वेश्चन आसान आसान पूछ देते हैं।
ये भी हाँ, इसका आप याद रखना कि सबसे पहले प्रिज्म से जो लाइट का स्पेक्ट्रम किसने प्राप्त किया था, हमारे न्यूटन भाई साहब, न्यूटन जी ने, ठीक है। सो न्यूटन को याद रखना, न्यूटन भाई बहुत चलाक थे। हाँ, ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, पढ़ लेना इसको। लेमन जो नींबू नींबू होता है गिलास के अंदर, वो बड़ा क्यों दिखाता है, बिकॉज ऑफ अपवर्तन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, इसको आप पढ़ोगे तो आसानी से कर सकते हो। अभी हमने पीछे इसको क्लियर किया है, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करोगे, वैसे इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, देख लेना, नहीं समझेगा तो कमेंट करना। अब देखो इसके बाद हमारा आता है लेंस। लेंस किसके अंदर आता है, रिफ्रैक्शन के अंदर ही आता है, रिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब दो टाइप के लेंस होते हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये क्या करता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है, देखो एक जगह एकत्रित कर रहा है, यानी फोकस करने का काम करता है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, तो फैला दे रहा है, फैला देगा, फैलाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम साइन कन्वेंशन लागू, जैसे हमने मिरर को पढ़ा था टू सेम, उसी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। बस जो हमारा जो सारी प्रॉपर्टीज है कॉनकेव की वो शो करता है कॉन्वेक्स मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो शो करता है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ठीक है। सारा चीज़ें इसका ये शो करता है, इसका यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है, कौन सा, ये। इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर होगा अभी हम जानेंगे, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स मिरर, अब जैसे साइन कन्वेंशन यहाँ पर हम लागू करें तो क्या होगा, हाँ, अब याद रखना जो इसकी फोकस लेंथ होती है किसकी, कॉन्वेक्स की, उत्तल लेंस की फोकस लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी कि जो इसका दूसरा फोकस होता है इसी को हम मेन फोकस मानते हैं, किसका, कॉन्वेक्स का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो दूसरा फोकस होता है उसी को हम मेन फोकस मानते हैं, इसीलिए इसका क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। इधर सारा नेगेटिव, इधर सारा पॉजिटिव, ठीक है। अगर इमेज कहाँ फॉर्म होता है, हमेशा ऑल कंडीशन में, इसके अधिकतर कंडीशन में इसका इमेज इधर ही बनता है, उल्टा ही बनता है। तो ये क्या हो, ये हमेशा पॉजिटिव एक कंडीशन में नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन कॉनकेव की जैसा शो करता है, सारा कंडीशन क्या करता है, शो करता है। और इसका जो F1 होता है वो इसका मेन फोकस होता है, इसीलिए इसका F का मान क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन समझते हैं। देखो इसके भी 6 एप्लीकेशन है। अगर वस्तु को इन्फिनिट पर रखा हमने, फोकस वो बनेगा इसका प्रकार। अब थोड़ा सा जैसे नज़दीक लेकर आए, अब इसमें देखो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ पर C और F था, यहाँ पर 2F1 लिख दिया जाएगा, 2F2 हो जाएगा। यानी कि C के जगह पर हम F को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि C 2F1, यानी कि C के जगह पर हम 2F2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ें होती हैं, और बाकी सेम टू सेम डिट्टो यही होता है, ठीक है। आप इसको चार्ट के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। देखो अगर वस्तु को हमने इन्फिनिट रखा तो उसके F2 पे बनेगा, इनकी उसके मेन फोकस पे बनेगा, कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा। और कैसा होगा, छोटा होगा और पॉइंट साइज का होगा। पीछे वाला देखोगे और इसको मैच करोगे तो दोनों सेम है, ठीक है। और अगर हम 2F1 के बियॉन्ड, यानी कि ये C की बात करें, यानी कि C के बाद में, तो कहाँ पर रखेगा, यानी कि C और F के बीच में, सेम था उसका भी उसी था, और छोटा साइज का। और यहाँ पर सेम साइज का होगा, नहीं ये सेम साइज वाला, ठीक है। अगर 2F2 पर रखें तो सेम साइज, और ये दोनों ऊपर वाले बड़े हो जाएंगे और दोनों नीचे वाले छोटे। और सबसे अलग कंडीशन क्या होता है, ये वाला, इसमें भी एक अलग कंडीशन है। जब वस्तु को हम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ओ क्या होता है, यहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट ओ दिखाई दे रहा है, ये होता है। यानी ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में रखा है तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। तो ये बस उसी के जैसा है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, यानी कि अवतल लेंस की, ठीक है, तो ये सेम होता है कॉन्वेक्स मिरर के सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कैसा बनता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि यहाँ पर आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसके पास सारा आंसर था, ठीक है। और हमेशा इसका इमेज कहाँ बनता है, हमेशा उसी साइड है, जिधर वस्तु रखी जाती है उसी साइड में बनता है। इसीलिए इसका V की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। और F की वैल्यू तो U की मैंने नेगेटिव होती है, इसका सारा सब नेगेटिव होता है, F की वैल्यू भी। और लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U। यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन जो मिरर होता है उसमें प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस होता है मिरर के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पर लेंस इन कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो इसको हम पढ़ने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो पावर होता है, लेंस का पावर, ठीक है, वो क्या होता है। इसको भी पढ़ लेंगे, अभी पावर इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो लेंस ऑफ पावर क्या होता है, 1/F। अगर ये F मीटर में है तब, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर हम 100 कर देंगे, ठीक है। अगर F की वैल्यू अगर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऊपर की वैल्यू आप 100 कर देंगे, ठीक है, तब P की वैल्यू आएगी, ठीक है। हमेशा ओके। सो अब देखो लेंस इन कॉन्टैक्ट, तो जब भी लेंस इन कॉन्टैक्ट के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस चीज़ को याद रखना, P बराबर क्या होता है, P1 + P2 होता है, ठीक है।
यानी इस फार्मूला का यूज करेंगे अभी। यानी कि कैसे दे देगा क्वेश्चन, दे देगा कि P की वैल्यू दिया है -2 डायोप्टर और P1 की वैल्यू, और अगर P2 दिया है -5 डायोप्टर, तो पूछ देगा कि P की वैल्यू, यानी कि जब लेंस को कॉन्टेक्ट रखें तो उसकी टोटल पावर कितना होगी, संयोजन की पावर कितना होगा। ठीक है, तो P1 कितना था -2 दिया, फिर -5, तो कितना होगा -7D होगा। ठीक है, 7D 11D ग्लास नहीं है, ये है पावर, डायोप्टर का यूनिट। डायोप्टर क्या होता है, यूनिट होता है पावर का। ठीक है, तो अब इस फार्मूला क्या देना, P = 1/f। अगर आप इस फार्मूला का नहीं, एक फार्मूला यहाँ से और बन सकता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये भी इसका फार्मूला बन सकता है। तो आप इन दोनों फार्मूला को याद रखोगे, इस पर से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। सो यू कैन नॉट मिस इट। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। सो अब देखो इस पर क्वेश्चन कितना आसान पूछ रहे हैं, पावर ऑफ लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर, लेंस करे फोकस लेंथ जिसकी 25 सेंटीमीटर है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 25 सेंटीमीटर दिया है, तो अभी हमने P बराबर फार्मूला क्या पढ़ा, 1/f होगा। तो 1/f का मान 25 सेंटीमीटर दिया है, तो ऊपर हम 100 कर देंगे, तो हम भाग देंगे 4। आंसर 4 डायोप्टर कहाँ पर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट बबुआ। ओके चलो, अब देखो जैसे कह रहा है कि 2 कॉन्वेक्स लेंसेज है, हैव फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर इतना। तो कह रहा है कि इसको लेंस को कांटेक्ट में रखा गया, तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, पावर पूछ रहा है। तो हमें क्या पहले दोनों का पावर निकालना पड़ेगा। तो इसका पहले का पावर कितना होगा, P बराबर क्या होता है 1/f होता है, ये सेंटीमीटर में, तो 100 बटा में हम क्या रखेंगे, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, तो ये भी P की वैल्यू भी पॉजिटिव, कितना कटा दो, माइनस प्लस आएगा, +2 डी है किसका, P1 आया। और उसी तरह से P2 कितना होगा, अभी P2 निकाल लिए, P2 कितना आएगा, इस तरह से हल करोगे तो आएगा +4D। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टोटल कितना समता हो, तो P बराबर कर दो P1 + P2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितना दिया, +2 और इसका +5, तो कितना होगा 7। अरे 5 कहाँ से, ये 4 है ना, 4 होगा, तो 4, तो 4 2 कितना होगा 6, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये उत्तल लेंस है दोनों। अगर उत्तल लेंस दोनों है तो बनेंगे क्या, भी उत्तल लेंस ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, हाँ इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, यानी एफ की वैल्यू क्या है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस होती है, 10 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अब इसका आवर्धन पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। ठीक है, और इसका जो जब लेंस से प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वी की लेंथ कितना दिया, -5%। -5 क्यों कहा गया, क्यों किया गया, क्योंकि जो अवतल लेंस होती है उसकी जो वी की वैल्यू हमेशा माइनस में ही आती है। ठीक है, इसीलिए अब देखो यहाँ से एक फार्मूला हम बनाएंगे। आपको ये पता होगा कि m बराबर फार्मूला क्या होता है, V/U होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला लेंस के लिए। अगर यही मिरर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेंस की हम बात करें तो m बराबर V/U। अब यहाँ से एक स्लाइड तैयार करते हैं। जैसे देखो जैसे देखो 1/f बराबर क्या होगा, 1/v प्लस 1/u माइनस 1/u होगा। हमें किसका मान निकालना है, हमें वहाँ पर m बराबर फार्मूला क्या था, V/u था, हमें इसका मान निकालना। हमें v की वैल्यू दी, हमें u का मान पता नहीं, तो हम u का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। तो 1/f = क्या होगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना होगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -v, यानी कि 1/f बराबर -v बराबर क्या होगा, 1/u हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम u की वैल्यू निकालना चाहे तो कितना होगा, इसको हल कर लो, तो v माइनस ये इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो v माइनस एफ अपान क्या होगा, एफ भी हो जाएगा, और बराबर -u। ठीक है, तो माइनस को हम इधर चेंज करते हैं, तो 1/u बराबर कितना होगा, एफ माइनस भी अपान एफ भी। अब यहाँ पर हम 1/u की वैल्यू रख सकते हैं, तो कितना होगा, अगर v इंटू कितना होगा, एफ माइनस भी अपान एफ भी, तो यहाँ पर कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या है कि एफ माइनस भी अपान एफ। ठीक है, अब एफ की वैल्यू कितना दिया था, -10 दिया था। ठीक है, और v की वैल्यू कितना दिया था, पहले से ही माइनस था, तो माइनस माइनस कितना होगा, +5। ठीक है, और इसका भी कितना था, ये -10, तो ऊपर कितना होगा, -5 अपान कितना होगा, -10, कटा दो, तो यानी कि 0.5 आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट बबुआ। ओके चलो, तो ये हमारा कुछ सॉल्व करने वाली चीज़। अगला देखो, आप यहाँ पर इसको खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, डॉक्टर दिया कौन सा कथन सही है, आप इसको निकाल लोगे, कौन सा लेंस सही है, हाँ ये भी आप समझ कर लोगे। ये भी देखो समझ, इसका क्षमता निकालना है समूह वाला, वैसा ही जैसे मैंने अभी क्वेश्चन हल किया। ठीक है, अब आते हैं हमारे आँख, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लेना आप पीछे वाले का। ठीक है, रोक कर आप उसको सॉल्व करना, क्योंकि वैसे ही PYQ में वही क्वेश्चन है हमारे। मैंने यहाँ पर 5 से 6 साल का PYQ यहाँ पर प्रकाश का रखा है, यानी कि लाइट वाला। ठीक है, अब देखो हमारा आई, इसमें आपको पढ़ना क्या है, कुछ चीज़ें पढ़नी। आप इसको एकोमोडेशन पावर होती है, एकोमोडेशन पावर, ये क्या होता है, जैसे अगर समंजन क्षमता हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, एकोमोडेशन पावर ये क्या होती है, जैसे अगर आपको ये वीडियो भी साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर आपने अपनी मम्मी को देखा, अगर किसी को देखो जो आपसे थोड़ी सी दूर है, तो भी साफ दिखाई देता है। क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अनुसार जो हमारी आँख की जो ये लेंस है, ये
अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करती है डिस्टेंस के अनुसार। तो ये जो क्षमता है आँख की, जो आँख की कैपेसिटी है, इसी को हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता। इससे क्वेश्चन पूछता है, एक बार, कई बार पूछा है, ठीक है। अब इसमें जानने वाली चीज़ आपको क्या है, हमारे आँख के बारे में बहुत चीज़ जानने वाली, बट नॉर्मल सी चीज़ हम जानेंगे जहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये हमारा आँख होता है, आँख कभी भी, हमारा आँख का साइज़ स्टार्टिंग से चेंज नहीं होता। यानी कि अगर आप बच्चे भी थे तभी भी आपका आँख का साइज़ वैसा ही है, अब है तो आप भी अभी भी वैसा ही है, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें आपको समझना क्या है, ये क्या है, हमारा सबसे ऊपर वाला कॉर्निया। कॉर्निया से क्या होता है, हमारा प्रकाश अंदर जाता है, ठीक है। कॉर्निया, कॉर्निया दिखाई दे रहा है, यही से हमारा प्रकाश, यही अगर आप अपने आँख को टच करोगे तो उससे उठा हुआ भाग होगा, उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। और जैसे अगर कोई किसी का आँख का ऑपरेशन होता है, तो आँख का जो ऑपरेशन होता है, जो बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है, तो उसमें चेंज किया जाता है, बस इस कॉर्निया को चेंज किया जाता है, क्योंकि ये धुंधला हो जाता है, ठीक है। बस उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसी को चेंज किया जाता है, कॉर्निया ही दान किया। अगर कोई भी नेत्र दान करता है तो कॉर्निया ही दान करता है, ये सब दान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका पास टेक्नोलॉजी नहीं इसको चेंज करने का हमारे अभी मेडिकल साइंस में, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉर्निया। प्यूपिल क्या होता है, जो हमारा आँख के अंदर जो छेद होता है, यानी जो आँख के अंदर जिसके द्वारा प्रकाश अंदर जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, जो छेद का नाम क्या है, प्यूपिल। और आइरिस क्या होता है, आइरिस जो ये किसी का आँख भूरा होता है, किसी का नीला होता है, नीली नीली आँखें नीली अखियाँ, ठीक है। तो ये सब जो आँखें, जो जिसकी नीली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है, तो जो एक कलर शो करता है ना, इसी को हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब ये एक लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है, वो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसके द्वारा इमेज कैसा फॉर्म होगा, ये भी उल्टा फॉर्म करता है, ठीक है। हमारे जो रेटिना है, रेटिना क्या है, रेटिना हमारे सबसे पीछे होती है, सबसे पीछे, इसी पर हमारा जो सारा इमेज इसी पर फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या है, ये ऑप्टिक नर्व्स है, इसी के थ्रू जो हमारा यहाँ से सिग्नल मिला, इसी को ब्रेन के तक पहुँचा देगी कि देखो मैंने इस चीज़ को देख लिया, मैं डर गया हूँ, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व्स इसी का काम होता है, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें नहीं है, बस इतना चीज़ जान लो, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर एक सिलेरी मांसपेशी होती है, सिलेरी बॉडी, ये क्या करती है, हमारे जो ये लेंस है उसको अप एंड डाउन करने की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। और कभी कभी आपने ये जो क्या होता है, जो हमारी प्यूपिल को बढ़ते घटते देखा है, यानी कि जब ज़्यादा लाइट आएगा तो छोटा हो जाती है, और जब कम लाइट होगा तो बड़ा हो जाती है। तो ये हमारे प्यूपिल की एक फंक्शन होती है, ठीक है। ये भी कुछ चीज़ें हैं, ओके। सो आप चलते इसे क्वेश्चन पर। हाँ, एक चीज़ और जान लो, जो नॉर्मल विजन होता है, दो टाइप के हमारे आई जो डिफेक्ट होते हैं, यानी जो हमारे आँखों में दोष आता है, यानी कि आँखों में जो दोष आता है, ठीक है। यानी किसी को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या होता है, दो टाइप, वैसे तीन टाइप के होते हैं, बट यहाँ पर हमने दो टाइप को यहाँ पर लिखा है, तीसरा टाइप अभी हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो पहला क्या होता है, मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, यानी कि निकट की वस्तु हमें दिखाई, यानी नज़दीक वाला तो दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उल्टा होता है, याद रखना। निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है मायोपिया में, और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा मिरर का यूज, लेंस का यूज, मिरर यूज करेंगे पगला जाएगा बाद में, ठीक है। इसको यूज किया जाएगा, लेंस यूज किया जाएगा, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का, यानी कि अवतल लेंस का यूज किया, इसमें कौन सा यूज किया जाएगा, ठीक है, उल्टा, ओके। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, एक चीज़ आप जान लो, जैसे ये नॉर्मल विजन, इसका इमेज रेटिना पर फॉर्म हो रहा था, बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसकी आंखें खराब हो गई, यानी कि आंखें खराब कब होती, जब इसका जो ये गोलक है ना, ये गोला है ना, इसकी साइज थोड़ी सी चौड़ा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाएगी तो कहाँ पर फोकस करवाए, कुछ पहले ही बना देगा इमेज, जब पहले ही इमेज बना देगा तो क्या होगा, फोकस नहीं करवाएगा। फिर हम इसको कॉनकेव लेंस के द्वारा इसको सही कर सकते, फिर से देखो यहाँ पर इसका इमेज रेटिना पर बन गया, ठीक है। ये है, ये इसी से क्वेश्चन पूछ देगा कि मायोपिया में कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल विजन है, ठीक था। अब इसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष हो गया। इसको अब नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छे से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके जो साइज होते हैं वो चपटी हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज क्या होती है, उसका रेटिना के बाद बन जाता है, जिसकी वजह से क्या क्लियर दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ओके। और एक होता है हमारा प्रेस बायोपिया, ये अधिकतर बूढ़े लोगों में होता है, जिसकी प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दो, प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये बूढ़े लोगों में होता है। इसमें क्या होता है, ना ही तो उसको दूर का अच्छा दिखाई दे रहा है, ना ही नज़दीक का, बीच वाला में जाकर फंस गया है, ठीक है। तो इस फंसने वाले कंडीशन को दूर करने के लिए हमें लेंस में किस टाइप का चश्मा यूज़ करना पड़ता है, दोनों वाला। यानी कि आपने कभी किसी का चश्मा यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसा चश्मा का जो शीशा है, जो ग्लास है, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का होगा और ऊपर वाला कुछ अलग होगा, यानी कि यहाँ पर तो ये नीचे वाला उत्तल होता है, यानी कि अगर आपको उसको नज़दीक का पढ़ना होता है तो नीचे से देखा, इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि वो आँख उठाकर पढ़ता है जब नीचे वाला पढ़ता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, दोनों टाइप का लेंस का यूज़ किया जाता है, किसमें, प्रेस बायोपिया में, जरा दृष्टि दोष में। यह अधिकतर ज़्यादा एज वाले लोगों में ही होता है, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन है, देखो जो हमारा कह रहा है कि द पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज, इसको छोड़ो अभी, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज इमेज, हाँ इमेज बनता है, अभी मैंने बताया रेटिना पर, सही है आपसे, ठीक है। अगला देखो, हाँ इसको छोड़ो कह रहा है कि लाइट इंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी किस जगह से हमारी जो लाइट है वो प्रेस करती है। तो अभी मैंने बताया, अभी आप अपने आँख को टच करो, सबसे ऊपर वाले को टच करोगे तो क्या होगा,
जो ऊपर और चीज़ दिखाई दे उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज सही। ये पता नहीं गधा कौन गलती कर दिया था, पीपी लगा दिया था, ठीक है। अब देखो ह्यूमन आइज कैन सी द ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस विद द कंस्ट्रक्टेड इल्यूमिनेशन ड्यू टू द, अच्छा जो हम अलग अलग डिफरेंस डिस्टेंस को हम आसानी से देख पाते हैं, तो आँख के किस वजह से हम देख पाते हैं, क्या होता है, एकोमोडेशन पावर, यानी कि समंजन क्षमता, ठीक है। तो ये दूरदृष्टि दोष नहीं होगा, कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को आसानी से देख पाते हैं, यानी कि वहाँ पर हमें फोकल लेंथ चेंज हो रही है आँखों की, तो किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर, ठीक है। अब देखो मायोपिया आप पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मायोपिया में क्या होता है, हमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती, तो आप देख लो, पढ़ लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो, तो हमारा अब लास्ट है ये, दो टाइप्स इसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ आप जानना, जो टेलीस्कोप होता है उसका आगे का फोकस, जो आगे का लेंस, इसमें दो टाइप के दोनों लेंस यूज है, कौन दोनों में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, हमेशा उत्तल लेंस का यूज किया जाता है दोनों दर्शी में, यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों में कॉन्वेक्स लेंस। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसके आगे जो लेंस होता है, किसके, टेलीस्कोप के आगे, टेलीस्कोप के आगे का जो लेंस होता है उसकी फोकस लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है पीछे वाले से, यानी कि इसका एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, यानी जो आगे का लेंस होता है एफ ओ, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है छोटे वाले, यानी पीछे वाले, यानी आई पीक वाले से, ठीक है, यानी कि नेत्र का के, ठीक है, इससे हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ठीक उल्टा, यानी कि पीछे वाले का ज़्यादा होगा, आगे वाले का कम होगा, ठीक, इसी का उल्टा। तो ये माइक्रोस्कोप हो गया, ये टेलीस्कोप हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, एक चीज़ और, इसका आवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि एम बराबर हमेशा याद रखना एफ ओ बटा में एफ ई होता है, ठीक है। यानी किसी टेलीस्कोप का हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हम एफ ओ बटा में एफ ई करेंगे, ठीक है। अब इस पर से एक दो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दूरदर्शी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, कह रहा है कि द बोथ, यानी सूक्ष्मदर्शी के नेत्र तथा अभिदृश्यक दोनों की फोकस लेंथ, हाँ भाई सही कह रहा है, दोनों उत्तल लेंस ही होते हैं, ठीक है। दूरदर्शक के, इधर भी पढ़ लेना इंग्लिश वाले, आज मैं हिंदी वाले के साथ हूँ, ठीक है। दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्र की फोकस दूरी से अधिक होती है। दूरदर्शक यानी टेलीस्कोप के बारे में बात करें, टेलीस्कोप का कह रहा है कि जो अभिदृश्यक यानी जो आगे वाला का फोकस लेंथ हो उसके पीछे वाले से अधिक, हाँ सही कह रहे हैं, ये ऑप्शन भी सही है। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दो गायब कर दिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन कौन सही होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सही होगा, देखो यार कितना आसान होता है आपको अटेम्प्ट करना, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एलिमिनेट के थ्रू कर सकते हो, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, यानी कि अब आपको ऐसे स्टेटमेंट देखना है जिसमें ये दोनों हो, तो इसमें है नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें है नहीं है, इसमें पहला नहीं है तो ये भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, देखो ऐसे आसान होते हैं, अगर आप एलिमिनेशन जानते हो तो आराम से, आपके पास कुछ डाटा है फिर भी तो आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। अब देखो जैसे इस पर क्वेश्चन पूछा है, वेट, कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो फोकल लेंथ यानी एफ ओ की वैल्यू दिया है ऑब्जेक्टिव की, एफ ओ बराबर 50, ठीक है। और कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 25, तो कह रहा है कि उसका मैग्निफिकेशन यानी कि एम की वैल्यू 25 दिया है, तो पूछ रहा है कि आई पी की फोकल लेंथ क्या होगी, तो निकाल लो। अभी हमने बताया एफ बराबर क्या होता है, एम बराबर एफ ओ बटा एफ ई, तो हमें इसका मान दिया है, यानी कि 25 दिया है, 25, एफ ओ का मान कितना दिया है, एफ ओ 50 सेंटीमीटर, तो हमें इसका निकालना है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्स निकाल लेंगे, तो 50 बटा में कितना होगा, 25, यानी कि 2 आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा आपका प्रकाश खत्म हो गया, आपने इस वीडियो को अगर अच्छे से देखा तो आपके सारे डाउट रिलेटेड टू द प्रकाश सब प्रकाश में मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करो, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को देख लिया तो आप कोई भी लाइट क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आने वाले हो आपके एनडी के एग्जाम में। सो बाय, टेक केयर और हंसते रहो और करते रहो काम।